सबसे पहले हम संभल की हिंसा को लेकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। संभल की हिंसा पर अभी हमारे देश में बिल्कुल यही हो रहा है। हमारे देश में खास वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि संभल में हिंसक भीड़ ने सिर्फ पथराव ही तो किया था, कुछ पत्थर ही तो फेंके थे। उसे रोकने के लिए पुलिस को इतनी सख्त कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? इन लोगों का कहना है कि अगर पथराव करने वाली भीड़ मुसलमानों की नहीं होती तो पुलिस कभी ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं करती। लेकिन पुलिस ने यह सब कुछ जानबूझकर किया और उसके कारण इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस ने संभल में हिंसा को रोककर कोई गलत काम किया है? क्या इस पथराव के दौरान पुलिस को अपनी आत्मरक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस के जवानों को इस पत्थरबाजी में मर जाना चाहिए था, या पुलिस को इंतजार करना चाहिए था कि कब यह पथराव बंद हो और ये दंगाई अपना काम करके अपने अपने घर वापस जाए? क्या हमारे देश के पुलिस वालों को अपनी जान की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश के जो पुलिस वाले हैं उनके परिवार नहीं है? ये कितने दुख की बात है कि आज हर कोई हिंसा करने वाली भीड़ का बचाव कर रहा है, लेकिन पुलिस की बात कोई नहीं कर रहा। और यहां हम सिर्फ एक राज्य की पुलिस की बात नहीं कर रहे, हर राज्य में जो पुलिस है, हर पुलिसकर्मी की बात कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बीवी बच्चे, बूढ़े माता पिता हैं, और ये परिवार उन पर आश्रित है और उन्हें भी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। हमारे देश के नेता कभी इन पुलिसकर्मियों के बारे में बात नहीं करते, कभी इनका मुद्दा नहीं उठाते। अगर कोई दंगाई किसी खास वर्ग का होता है, किसी खास जाति का होता है, किसी खास धर्म का होता है, उसके लिए हमारे देश के बड़े बड़े नेता आवाज उठाते हैं, संसद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो 700 पुलिसकर्मी हर साल अपनी जान दे देते हैं, उनके बारे में कोई बात तक नहीं करता, उनका मुद्दा कोई नहीं उठाता। जब कोई युवा पुलिस में भर्ती होता है तो उसकी बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है, सरकार उस पर पैसा खर्च करती है, और जब वो पुलिस वाला शहीद हो जाता है या घायल हो जाता है तो इससे सोचिए देश को कितना नुकसान होता है। और इसीलिए आज हम यही कहेंगे कि पुलिस पर सवाल उठाने से पहले किसी को भी 1000 बार सोचना चाहिए, अपने आप को पुलिस की स्थिति में रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस हमेशा सही ही होती है और पुलिस कभी गलत नहीं हो सकती, ऐसा भी होता है, बल्कि हम आज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस देश में हर साल 40,000 दंगे और हिंसा की घटनाएं होती हैं तो ये घटनाएं पुलिस नहीं करती। इस हिंसा के पीछे पुलिस का हाथ नहीं होता, पुलिस तो इन्हें रोकती है, और इन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों पर राजनीति करना और इन्हें धर्म के हिसाब से बांटना राजनीति के लिए भी सही नहीं है, इस देश के लिए भी सही नहीं है, और हमारे पुलिस बल के मनोबल के लिए भी यह सही नहीं है। सोचिए जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारे पुलिस कर्मियों का मनोबल कितना गिर जाता होगा, जब उन्हें यह लगता होगा कि इस देश में लोगों को हमारी जान की कोई चिंता नहीं, लेकिन दंगाइयों की जान की चिंता में सब पड़े हुए हैं। हमारे देश में जो नेता यह सोच रहे थे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मामला फंस सकता है, उन लोगों के लिए आज एक बुरी खबर आई है। आज एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 बड़े ऐलान किए। पहला, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर अपना दावा छोड़ दिया है। दूसरा, उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने से कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर जो भी फैसला लेंगे वो फैसला उन्हें मंजूर होगा। मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है, आप बेशक आप निर्णय ले लो। अब आपको ये बताएंगे कि क्या महिलाएं सेना में शीर्ष पदों पर सेवाएं देने के लिए सक्षम नहीं है, और आखिर भारत की सेना में महिला कमांडिंग ऑफिसर्स की नेतृत्व शैली पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। ये बहस
उस चिट्ठी को लेकर शुरू हुई है जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने भारतीय सेना के ईस्टर्न आर्मी कमांडर को लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब वो सेना की एक यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे तब उसका हिस्सा रही 8 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स की कार्यशैली पुरुष कमांडिंग ऑफिसर्स से काफी अलग थी। वो अपनी समीक्षा और अनुभव के आधार पर इस चिट्ठी में लिखते हैं कि महिला कमांडिंग ऑफिसर्स कुशलता में पीछे होती हैं, छोटी छोटी बातों का जश्न मनाती हैं, अपने जूनियर्स के लिए उनका व्यवहार टॉक्सिक होता है, वो अपने सहयोगी अधिकारियों का परस्पर सम्मान नहीं कर पाती, उनमें पूर्वाग्रह और अविश्वास की भावना ज्यादा होती है और उनका जो नेतृत्व है वो कुल मिलाकर कमजोर होता है। राजीव पुरी ने ये सारी बातें उन 8 महिला कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए लिखी जो उनकी यूनिट का हिस्सा थी, लेकिन इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि क्या भारतीय सेना में शीर्ष पदों पर महिला अफसरों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। कल हमने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर आंकड़ों में हेराफेरी को लेकर एक बड़ा खुलासा आपके लिए किया था, जिसमें सैटेलाइट को धोखा देकर पराली जलाई जा रही थी, ऐसी बातें सामने आई। अब पंजाब सरकार का पक्ष आया है और उनका कहना है कि वो पराली जलाने की घटनाओं की पहचान करने के लिए नए सिस्टम पर काम कर रही है। अभी इस बात की काउंटिंग की जाती है कि पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई, लेकिन अगले साल से उस क्षेत्र की गणना की जाएगी कि जिसमें कि कितने एकड़ में पराली जलाई गई। इसके अलावा सरकार का कहना है कि पराली जलाने से रोकने के लिए ठीक से काम करने वाले 100 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 5 डीएम और 5 एसपीज को चेतावनी भी दी गई है। ये पक्ष है आम आदमी पार्टी की सरकार का, पंजाब सरकार का। अगर ऐसी कोई बात सामने आई है तो आप उन ऑफिसर्स के, अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है तो बताइए। ऐसा अगर कोई भी ऑफिसर करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इन्वेस्टिगेशन में किसानों ने भी माना है और अफसरों ने भी माना है। तो बाय नेम बताइए ना, जैसे सबके ऊपर तो कार्रवाई नहीं ना हो सकती। जिसने ऐसा बोला है उसका बताइए होगी। और अब आखिर में हम आपको चीन में शुरू हुए माइक्रो ड्रामा के नए ट्रेंड के बारे में बताएंगे जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब लोगों के पास वेब सीरीज, बड़ी बड़ी लंबी फिल्में और लॉन्ग वीडियोस देखने का समय नहीं है, तब चीन में लोग माइक्रो ड्रामा देख रहे हैं जिसके एपिसोड्स 1.5 से 2 मिनट लंबे होते हैं। यानी ये ऐसा माइक्रो ड्रामा है जिसका एक एपिसोड 1.5 से 2 मिनट का होता है। सिर्फ एक माइक्रो ड्रामा में छोटे छोटे 60 से 70 एपिसोड होते हैं और ये सारे वीडियोस स्मार्टफोन फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इन्हें वर्टिकल फॉर्मेट में शूट किया जाता है और इन्हें सोशल मीडिया की तरह स्क्रॉल करके देखा जा सकता है। इस इंडस्ट्री की सफलता की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसने अपना टारगेट ऑडियंस पहले ही तय कर लिया था और ये वो लोग थे जिन्हें रील्स देखने का बड़ा शौक है। आज सोशल मीडिया पर लोग 50% समय रील्स देखने में बिताते हैं और माइक्रो ड्रामा का फॉर्मेट और ड्यूरेशन इन लोगों की आदतों में बिल्कुल फिट बैठता है। असल में अगर आज आप एक फिल्म को देखना चाहें तो इसके लिए आपके पास 2 से 3 घंटे का समय होना चाहिए, जबकि किसी वेब सीरीज या टीवी सीरियल के लिए एक एपिसोड के लिए कम से कम 30 से 45 मिनट का समय आपके पास होना चाहिए। लेकिन आज लोगों के पास इतना समय है ही नहीं।